एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ गए अपने लेक्चर नंबर 6 के साथ। सर इस वक्त हम कर रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी बेस्ड जो सिलेबस है उसके एमसीक्यूज। सर उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा एक एमसीक्यू पेपर हमने ले रखा है जो 2023-24 का है, तो उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। सर 6 इसलिए है क्योंकि हमने कहा था सर हम हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका मतलब 5 लेक्चर हो चुके हैं तो 50 क्वेश्चन हो गए। तो अभी हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम करने वाले हैं 51 से लेकर 60 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर। सर डायरेक्ट बताने नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं भाई क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा 51। अगर आपको पता है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा सिलेबस है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि सिलेबस कौन कौन सा है किससे हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारे पास 8 यूनिट है जिनमें से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, गैसेज स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कोऑर्डिनेशन है, उसकी थ्योरी है और उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये हमारी 8 यूनिट से हम रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो अभी तक भाई 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए तो जाकर एक बार देख लीजिए। मैं जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डाल दूंगा। आज थोड़ी सी आवाज मेरी गड़बड़ लग रही होगी क्योंकि थोड़ी सर्दी का माहौल है। चलिए कोई नहीं, खैर देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है भाई? द यूनिट ऑफ वान ड वाल कांस्टेंट ए इज। लो, क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां से हमारा लेक्चर नंबर 5 खत्म हुआ था। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा क्या गया था भाई? क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया था वान ड वाल इक्वेशन कौन सी है एन मोल्स के लिए। तो हमने कौन सी निकाली थी सर? ये निकाली थी P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल टू NRT। सर ये जो A है और ये जो B है इन दोनों को वान ड वाल कांस्टेंट कहा जाता है। इनमें से पूछा ये है कि बताइए A की यूनिट क्या होगी। उसने क्या पूछा भाई? यूनिट बतानी है बस आपको, कोई दिक्कत नहीं। जहां से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आंसर तो वही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। चलिए फिर हम ले आए भाई यहां पर। ये थी अपने पास वान ड वाल इक्वेशन हमारे पास की थी, वान ड वाल गैस इक्वेशन हमारे पास ये थी P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल टू NRT। और ये आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी थी हमारी? PV इक्वल टू NRT। तो सर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मुझे A की यूनिट निकालनी है तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले टर्म को अलग लिखता हूं। क्या टर्म है मेरा? P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। इसको मैंने टर्म को अलग ले लिया क्योंकि इसी में से तो A है, इसी की हमें यूनिट निकालनी है। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमेशा सेम यूनिट को ही कर सकते हैं, अलग अलग को नहीं कर सकते। आपसे कहा जाए भाई 2 किलोग्राम प्लस 1 लीटर, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल कभी नहीं जोड़ सकते। सर 2 किलोग्राम प्लस 1 लीटर हम कैसे जोड़ देंगे? ये तो कोई यूनिट नहीं है। अगर हम कहें सर 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, अब हम कह सकते हैं सर 3 किलोग्राम है। कहने का मतलब है जब यूनिट सेम होती है उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, उन्हीं को हम घटा सकते हैं, है ना। अलग अलग यूनिट को ना तो जोड़ा जाता है ना ही घटाया जाता है। हाँ, केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाने में केवल और केवल क्या करते हैं? सेम यूनिट का करते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखो यहां से अगर मैं इस यूनिट को, इस पूरे टर्म को इस P में जोड़ रहा हूं, इसका मतलब इस P की यूनिट और इस पूरी टर्म की यूनिट तो सेम रहेगी ना। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब तो मैं ये बोल सकता हूं इस P की यूनिट क्या होती है सर? प्रेशर होती है। एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, इस पूरे की यूनिट भी क्या रहेगी? इस पूरे की यूनिट भी क्या रहेगी? यूनिट तो ATM ही रहेगी ना भाई। प्रेशर की यूनिट होती है सर मेरे पास ATM। बिल्कुल सही बात है। तो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट भी तो ATM ही होगी भाई। इसकी यूनिट भी तो ATM होगी क्योंकि ये इसमें जोड़ रहा है तो सेम यूनिट को जोड़ सकते हैं। तो यहां से ध्यान रखना, इस दोनों की यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जो P की यूनिट है वही इस पूरे टर्म की यूनिट है, तो इस पूरे टर्म को ATM के बराबर रखती है। ठीक है सर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? A की। तो मैं एक काम करता हूं, A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर हमारा हो जाएगा, ये तो ATM रहेगा ही रहेगा, ठीक है, V स्क्वायर होगा डिवाइड बाई N स्क्वायर होगा। बस हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। सर A बराबर कितना हो जाएगा? ATM, ये तो प्रेशर की यूनिट है। V क्या है सर? वॉल्यूम।
वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। लीटर का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई एन क्या है सर? मोल है। कितने मोल है? 2, मतलब स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ए की जो यूनिट है वो हो जाएगी हमारी एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2, क्योंकि जो मोल की पावर 2 है ऊपर जाने के बाद -2 आ जाएगी, तो ए का जो यूनिट है वो हो जाएगा हमारे पास एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2। तो जरा देख लीजिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या है? एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल -2। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन सी, जिसमें आपका एटीएम है, लीटर की पावर 2 है और मोल की पावर -2 है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखो भाई, अगर हम वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की यूनिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पी की जो यूनिट है इस पूरे टर्म की यूनिट के बराबर कर दो, बिल्कुल सही बात है। अगर बी की यूनिट आप निकालोगे तो एनवी की जो यूनिट है वो वॉल्यूम की यूनिट के बराबर हो जाएगी ना, लीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो लीटर पर मोल वो किसकी यूनिट हो जाएगी हमारी? वो बी की यूनिट हो जाएगी। तो बी की पूछी नहीं, हमें ए की पूछी थी, ए की हमने निकाल लिया, तरीका भी समझ लिया है। अब आता है अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा और कुछ नहीं कहा है। इसलिए कहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? टीसी, वीसी, पीसी, तीन चीजें होती हैं। मैं इन तीनों का फॉर्मूला आपको बता देता हूं कौन कौन सा होता है, तो आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। सर इसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है, इसको क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सर वीसी की वैल्यू 3v के इक्वल होती है। वीसी बराबर कितना होता है? 3v, और टीसी बराबर होता है 8a/27 rv। पीसी बराबर होता है a/27 v²। तो आपको ये ध्यान रखना है बस, बीसी की वैल्यू, टीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें टीसी पूछा है, तो टीसी बराबर क्या होगा? 8a/27 rv, यानी यहां पर देख लीजिए कहा है भाई 8a/27 rv। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसने करेक्ट पूछा तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भाई क्या है? ए गैस बिहेव आइडियली एट, भाई आइडियल गैस क्या होती है? हमने सुना है भाई आइडियली, जब आइडियल के जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई गैस के अंदर आइडियल गैस वो होती है जिसमें कोई भी ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, बहुत दूर दूर रहता है। सर बहुत दूर दूर गैस के मॉलिक्यूल कब हो सकते हैं? जब उनका टेम्परेचर ज्यादा हो। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, नहीं भागेंगे? बिल्कुल सही बात है। सर प्रेशर उसमें नेग्लिजिबल कर दो, प्रेशर कम कर दो, बिल्कुल प्रेशर कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे और वही हमारा एज ए आइडियली बिहेव करते हैं। तो सर अगर यहां पर आपसे पूछा जाता है, अगर यहां पर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो आइडियल बिहेव करेगी, कौन सी? जब टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं होगा, लो टेम्परेचर होगा ही नहीं, लो टेम्परेचर होगा नहीं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी समस्या आपको होनी नहीं चाहिए थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये भी काइनेटिक गैस इक्वेशन से, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा भाई, ये भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा काइनेटिक गैस इक्वेशन, पीवी बराबर क्या होता है भाई? सीधे सीधे होगा पीवी बराबर 1/3 mnu²। या m गैस का मास होता है, n उसके मोल्स हो गए, नंबर हो गए, और u जो है उसकी वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnu²। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई जो क्लास में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55। चलिए भाई अब आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपसे आईपीसी नेम पूछा है, और आईपीसी नेम क्या भाई? Na3FeC2O4 का होल थ्राइस। चलिए इधर लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद सॉल्व करता है। Na3FeC2O4 का होल थ्राइस। सर ये है हमारा, जब भी हमने आईपीसी के पोस्टुलेट पढ़े थे, जब हम आईपीसी सीख रहे थे तो हमने क्या जाना था भाई? सबसे पहले जब आप आईपीसी करते हो तो पहले जो आता है उसका नाम पहले लिखना है, मतलब पहले कैटायन का उसके बाद अनायन का। सर पहले ब्रैकेट आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स आना है या नॉर्मल आना है? नॉर्मल आना है, सर इसका नाम लिखो। कितने हैं सर? 3 है, मतलब ही नहीं कितने हैं, मतलब नहीं रखना होता है कि आयन कितने हैं, बस आयन है कौन सा ये पता होना चाहिए। सर कौन सा है? सोडियम है, तो हमने ये जान लिया था भाई,
बहुत अच्छे से पूरी की पूरी आईपीएसी पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो जाके चले जाइए, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इस चीज का, है ना। सोडियम हो गया सर। इसके और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात करते हैं तो वहां पर हमें दो चीजें मिलती हैं, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। भाई लिगेंड कौन है सर? C2O4। C2O4 2 नेगेटिव, यही तो होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। एक बाइडेंटेड लिगेंड है, पता है। कितने सर? तीन को क्या बोलेंगे? ट्राई। लिगेंड से पहले लिखना है कितने लिगेंड? भाई 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया सर। जब लिगेंड का नाम हो जाता है तो उसके बाद करते हैं किसका? मेटल का। और मेटल की बात करें, इस पर नेगेटिव आया तो 8 लगेगा, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। और मेटल का नाम लिखने के बाद लिखते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे भाई? देखो यहां पर देख लेना, ऑक्सीडेट पर 2 नेगेटिव है, ठीक है, इसको हटा देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे भाई? सोडियम पर +1 होता है, ठीक है। कितने सोडियम से? 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x मान लीजिए, प्लस C2O4 पे कितना होता है? -2 होता है, अब ये भी देखा था। कितने हैं? 3 है। बराबर इस पर कोई चार्ज है? नहीं है तो 0 कर दो। x की वैल्यू निकालनी 3 + x, 2 3 का 6 -6 = 0। x की वैल्यू 6 इधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव और ये -3, तो x = कितना हो जाएगा? +3। तो सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो हम यहां लग देंगे 3। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। जरा देखिए सर, अगर आपको ये आईपीएसी नहीं आती तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए, हमने बहुत सारी चीजें करा रखी हैं। सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड, यहाँ पर आयरन थर्ड है या फेरोड थर्ड है या आयरन सेकंड, नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 55 का अपने पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम ट्राईऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब हम क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको करना चाहिए, आप जाइए वहां पर एंजॉय करिए उन चीजों को। आइए इधर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्या है भाई? विच वन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? इनमें से किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये पता करना है। इनमें से किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये पता करना है। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होती है? जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सर 4। FeCO5 पहला दे रखा है हमारा, FeCO का होल 5। सर यहां पर कोऑर्डिनेशन कितने लगाने लगे हैं? 5 है, तो ये तो टेट्राहेड्रल कभी भी नहीं हो सकता, हटाओ इसको। सर पहला तो हट गया। दूसरा CONH3 का होल 4, CONH3 का होल 4, ठीक है। इसके बाद क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है सर। अगला 4 में हो सकता है NiCl4, NiCl4 2 नेगेटिव है, ठीक है सर। लास्ट ऑप्शन क्या है? NiCN4, NiCN का होल 4, और इस पर भी हमारा 2 नेगेटिव है। देखो भाई पहली बात तो 4 4 4, एक चीज है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट आई थी, इसको कर लेना। ये यहाँ पर जो है ना कोवॉल्ट जो होता है वो आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, तो यहाँ पर 6 ही होना चाहिए, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो 6 है तो ये भी हमारा टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इसमें मौजूद है। जब भी आपसे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पूछते हैं, या तो आपको Ni दिखेगा यहाँ पर, या फिर आपको कॉपर दिखेगा, या जिंक दिखेगा, या फिर हमारा क्या Pt दिखेगा, ठीक है। इनके अलावा ये कोवॉल्ट, Fe ये सब आपके टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में नहीं दिखते। आपको एक चीज यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिसमें भी D8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें भी D8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके केस में 2 कंडीशन होते हैं भाई। अगर तुम्हारे पास जो लिगेंड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D8 मतलब Ni2+ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर Ni पर 2+ होता है। अगर हमारे पास क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैसे मैंने बताया हुआ, तो आपका हाइब्रिडेशन DsP2 होता है, जिससे उसकी ज्योमेट्री हो जाती है स्क्वायर प्लेनर। ये विदाउट सॉल्व करने की ट्रिक है भाई, बिना सॉल्व करे आराम से ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बताई हुई क्लास पढ़ाते टाइम। अगर Ni+2 है, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन DsP2 होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। तब जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है हमारा? 4 होता है तब। लेकिन अगर हमारा जो लिगेंड है, हमारे पास जो लिगेंड है,
अगर वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पर हाइब्रिडेशन आपका sp3 होता है और ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होती है। तो हमारे पास दो कंडीशन है भाई, एक है NiCl4 2 नेगेटिव और दूसरी है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। इन दोनों में ही Ni आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे। Cl पे -1 होता है, Cl पे -1 आप निकाल के देख लेना। तो यहां पर D8 हो गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो Cl है वो है आपका वीक फील्ड लिगेंड और Cn जो होता है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सर स्ट्रॉन्ग है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर प्लेनर। और सर अगर वीक है तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। और आपसे इसमें क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया अभी, विच वन हैज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होगी हमारी, NiCl का होल 4 इसकी हो जानी है। तो आपका जो ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा NiCl4 पर 2 नेगेटिव। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ये सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम इनको बहुत अच्छी तरह से क्लासेस में कर चुके हैं भाई। पूरी दो यूनिट में कोऑर्डिनेशन की करा चुका हूं मैं आपको, है ना। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने उसमें भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये जो अगर मैं आपकी बात करूं आपसे, हमने जो पढ़ा है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों आपको आनी चाहिए, इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटता है तो दिक्कत होने वाली है। चलिए फिर आगे करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या अपना 57। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब CFT के अकॉर्डिंग पूछा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स MnCn6 3 नेगेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। CFT का नाम भी ले दिया है तो और ज्यादा आसान कर दिया है। CFT का नाम ले दिया तो और ज्यादा आसान कर दिया है भाई। CFT की बात करते हैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया अभी, कॉम्प्लेक्स दिया है सर Mn और Cn6। इसमें दिया Mn और उससे लगे हैं कितने Cn भाई, Cn का होल 6 है, 3 नेगेटिव है। यहां से हमें एक चीज पता चल रही सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 Cn लगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 है तो इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 या d2 sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सुनते ही, CFT सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए सर, अगर हमारे पास d ऑर्बिटल है तो वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाती है, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। इसको बोलते हैं T2g सेट, इसको बोलते हैं EG सेट। याद आ रहा होगा भाई, इसको हम dxy, dyz, tz कहते हैं। इसको हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कहते हैं। ठीक है सर। करना क्या है, करना ये Mn की ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Cn पर होता है -1, ठीक है, -1 हो गया, 6 Cn है, -6 हो जाएगा। अब -6 इधर जाके हो जाएगा +6, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। मतलब इस पर Mn बचेगा Mn+3। क्या बचेगा हमारा, Mn+3। भाई आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो बहुत गलत बात है। यहां पर लिखा हुआ है MnCn का होल 6 और यहां पर इसके ऊपर 3 नेगेटिव। इसका मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x मान लीजिए, प्लस Cn पे कितना होता है -1। कितने Cn है, 6, बराबर जितना चार्ज है ना सामने लिख दो, -3 लिख दो। x की वैल्यू निकालो, x - 6 = -3, x = 6 इधर जाए कितना हो जाएगा, प्लस का से 6 - 3, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3। हमारे पास जब Mn की बात करते हैं तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। कितना होता है भाई, 25। और जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमने सिखाया था भाई आर्गन, आर्गन के बाद 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 3d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये कर चुके हैं भाई, हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसने कहा है कि हमारे पास Mn पर कितना प्लस आया भाई, 3 प्लस आया। 3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाना है। पहले निकलते हैं सर 4s से, फिर उसके बाद निकलते हैं 3d से। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 यहां से, तो बचेगा क्या भाई, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे सर, 3d में बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 3d में बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इधर आ जाइए भाई, अब इधर आ जाइए, मतलब यहां पर हो गया D4।
D4 का मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन भरने CFT के अकॉर्डिंग, 1 2 3। अब सर चौथा इलेक्ट्रॉन मेरे को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, मेरे को ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके आना है, तो वो बताएगा कि आपके पास जो लिगेंड लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। हम यहां पर देख रहे हैं सर ये जो लिगेंड है ना, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने वाला था ऊपर ना जाकर यहीं पर हो जाएगा पेयर, नीचे रह जाएगा, लो स्पिन बनाते हैं। तो यहां से हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सर इस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन, एक और एक दो, सर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जरा देखना क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो। हम कहेंगे सर बिल्कुल है, ये ऑप्शन बी है, यानी 57 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2। ओके ओके, आसान सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें हम क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए तो भाई थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिर भी जाकर अगर आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr(C6H5) का होल ट्वाइस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछ लिया आपसे, जो अभी तक हम बात कर रहे थे, Cr(C6H5) का होल ट्वाइस। इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, आपसे पूछा जाता है भाई Cr, अगर Cr की बात करें तो Cr का X मान लीजिए, इसका निकालना। C6H5 पता नहीं भाई, C6H6 क्या होता है, ये होता है बेंजीन होता है C6H6, जिसमें हमारे पास कितने 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं। 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं तभी तो C6H6 होता है। इसने बोला C6H5, मतलब यहां से एक H प्लस निकल गया, और H प्लस निकल जाएगा तो इस पर माइनस ही तो बचेगा। बिल्कुल सही बात है, बस ऐसा C6H5 पे एक माइनस का होता है, फिर -1 × 2, इस पर कोई चार्ज है नहीं है तो 0 बना लो। x - 2 = 0, x = कितना हो जाएगा +2। सर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, क्वेश्चन नंबर 58 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जानी है +2। आई होप इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है सर, नहीं हो रही, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कौन सा आपका हाई स्पिन होगा भाई, हाई स्पिन का केस और लो स्पिन का केस तो एक चीज जान लो पहले। तो लो स्पिन तभी बन सकता जब आपके पास में क्या हो, आपके हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका लो स्पिन बनेगा, नहीं है तो हाई स्पिन बनेगा। अब यहां पर देखो भाई लिगेंड कौन है, NH3 है, Cn है, F है, NH3 है। देखिए भाई क्या क्या है, पहले तो लिगेंड का नाम लिख लेते खाली। NH3 है, ठीक है, Cn है, F है और NH3 है। सर यही है 4, ठीक है, मतलब चौथा आपका NH3 डबल है। NH3 के केस में 2 केस बताए थे। Cn आपका क्या भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, लो स्पिन बनाएगा, ठीक है। F- वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा, ठीक है। NH3 आपको 2 कंडीशन होते हैं, अगर मेटल पर 3+ है तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, और अगर 2+ है मेटल पर तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, वीक की तरह काम करेगा। ये हम बता चुके हैं आपको, तो जरा देखो क्या करा भाई, क्या पूछा आपसे, हाई स्पिन पूछा ना, तो हाई स्पिन ये देखो मेटल है, इस पर 3+ आ रहा तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा CO। ये CO एक्चुअल में कोबाल्ट है, बड़ा वो बना दिया, COF6 3 नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा लो स्पिन, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक के केस में हमारा क्या बन जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक और मिनट, एक चीज और देख लें, हाई स्पिन पूछा, ठीक है, तो COF6 3 नेगेटिव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ गया जी भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना। Among the complex ion MnF6 4 negative, CONH3 का होल 6 3 positive, FeCN का होल 6 4 negative and NiH2O का होल 6 2 positive,
दोज विच डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो बहुत लंबा टाइम जाने वाला है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। MnF6 4 नेगेटिव लिख लो पहले सबको। MnF6 इस पर 4 नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्या है, CONH3 होल 6 3 नेगेटिव। CONH3 का होल 6 3 नेगेटिव, ठीक है सर। 3 पॉजिटिव होगा, सॉरी, ओके 3 पॉजिटिव है, हाँ। FeCN6 4 नेगेटिव। FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है सर। आगे बढ़िए। NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं टफ। ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा है, अगर आप प्रॉपरली मेथड से करेंगे तो भी आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबके पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। फ्लोरीन पे -1 होता है, 6 - 4 2 बचेगा सर। यहां पर Mn+2 मिलेगा आपको, ठीक है। NH3 न्यूट्रल होता है तो सीधा सीधा CO पे कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, ठीक है सर। Cn -1 होता है, 6 - 4 2 बचेगा सर। यहां पर भी Fe+2 बचेगा, ठीक है। H2 न्यूट्रल होता है तो Na पर सीधा क्या आ जाएगा हमारा +2 आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, यहाँ 27 होता है, यहाँ 26 होता है और यहाँ पर 28 होता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद 1 निकलेंगे। जब यहां से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसमें बचता हमारा D5। यहां से 3 निकलेंगे तो यहां से बचेंगे D6। यहां से 2 निकलेंगे तो यहां पर भी बचता है D6। यहां से 2 निकलेंगे तो यहां से बचता है D। पहले तो इतना कर लो। अब एक चीज देखो भाई, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ये तो कंफर्म है बिल्कुल। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो हो जाएगा हमारे पास डायामैग्नेटिक। वो हो जाएगा हमारे पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक चीज देखो, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो तो सब हमारी पैरामैग्नेटिक होंगी। वो तो सब, क्योंकि वो तो कभी पेड़ हो नहीं सकते ना सर। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो MnFe6 जो है ये तो ऑलवेज ही क्या रहना है, पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये तो ऑलवेज ही हमारा पैरामैग्नेटिक रहेगा। पहले तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, ये कह रहा सर इन चारों में से दोज विच डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, कौन सा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है। तो हम सीधा सीधा देख के ये बोल सकते हैं सर Mn तो नहीं रखेगा, Mn वाला डायमैग्नेटिक नहीं है सर। पहले ऑप्शन में Mn आ रहा, काट दो, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता सर। दूसरे में Mn नहीं आ रहा, तीसरे में Mn आ रहा, तीसरा भी काट दो, ये भी नहीं हो सकता, चौथे में नहीं है। तो सर यहां से हमने एक चीज निकाल ली, और वो एक चीज ये निकली है कि पहला और तीसरा ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब एक चीज देखो, FeCN6 यहां पर भी है, FeCN6 यहां पर भी है, मतलब FeCN6 तो आपका डायमैग्नेटिक होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको चेक करना है NiH2O का होल 6 और CONH3 का होल 6, इन दोनों में से कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। चले आ जाइए करिए। मतलब ये पैरा हो गया, ऑप्शंस के रिगार्डिंग हमने निकाल ली, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अब इन दोनों के केस में आपको देखना किसमें हमारा डाया है, कौन सा हमारा पैरा है। इसको डिसाइड करेंगे कि आपके साथ जो लिगेंड लगे हुए हैं वो कौन है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमने बताया था अभी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करते हैं, भाई सीखा था हमने बिल्कुल। और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करते हैं, मतलब नो पेयरिंग। और अगर पेयरिंग करेंगे तो जोड़े बन जाएंगे, पेयरिंग करेंगे तो जोड़े बन जाएंगे, और जोड़े बन जाएंगे तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। सर यहां पर हमें दे रखा है NH3 और यहां है H2, हम क्या लिखेंगे भाई, NH3 और यहां पर H2O। भाई H2O कौन है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। लेकिन NH3 अगर आपका +3 के केस में है,
अगर ये आपका मेटल पर क्या है, +3 है, जो कि +3 है, बिल्कुल है। अगर +3 है तो ये किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक। तो सही आंसर वो होगा जिसमें CO और Fe वाले दोनों ऑप्शन आ रहे होंगे। तो जरा देख लीजिए इधर भाई, CO और Fe वाले कौन से ऑप्शन है, किसमें है, तो देखो CO और Fe, CO Fe ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स वो हैं जो हमारे डायमैग्नेटिक नेचर होते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब तक हम कर चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 वाला 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमारे अगले वाला जो लेक्चर आने वाला है उसमें 70 नहीं करने वाला है, पूरे 75 करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, एक नई एनर्जी, एक नए क्वेश्चंस के साथ, एक नई इंटेंशन के साथ। और आपके एग्जाम जो भी चालू हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके होने वाले हैं उनके लिए भी, और जिनके चालू हो चुके हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम्स करिए, बहुत अच्छे से करिए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।